ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में, तो आधा चैप्टर खत्म हुआ था, आधा बचा हुआ है, तो वही आधा चैप्टर को आज कवर करना है, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं विरहत संचलन। विरहत संचलन का मतलब होता है सेलों का मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित हो जाता है, इसे विरहत संचलन कहते हैं। यानी कि छोटे सेलों का मलबा, छोटे या बड़े, जैसे सेल का मलबा हो गया, तो कहीं पर ढाल वाला स्थान रहता है इस तरह, रहता है इस तरह। यहाँ अगर सेल का मलबा है, मान लो सेल का टुकड़ा है, पत्थर का चट्टान का टुकड़ा है इस तरह, तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है कि सबको जमीन का नीचे में लेकर आना है, जमीन के ऊपर सतह पर, ठीक है। ऊपर है ना, तो गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, इसको जबरदस्ती धकेलेगा नीचे, तो कोई भी वस्तु को ढाल में रखेंगे तो अपने आप कहाँ चल जाएगा, नीचे आएगा ना। तो यही वाला मलबा अगर लुढ़क कर नीचे आ गया तो इसी को क्या बोला जाता है, विरहत संचलन, ठीक है। अब अगला है विरहत संचलन की सक्रियता के पीछे कार्य करने वाले कारक, यानी कि इस विरहत संचलन होता कैसे है, इसके पीछे कौन कौन सा कारक जिम्मेदार है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब है विरहत संचलन की सक्रियता के पीछे कार्य करने वाले कारक। तो विरहत संचलन की सक्रियता के पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं। क्या एक कारक के कारण विरहत संचलन होता है क्या? नहीं, उसके पीछे अनेक कारक जिम्मेदार है, ठीक है। तो जो जो कारक जिम्मेदार है उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, यानी कि प्राकृतिक या नहीं तो कृत्रिम, यानी कि मानव द्वारा कोई भी, जैसे ही हो गया ढाल, कोई मान लो इस तरह ढाल वाला जमीन है, ठीक है, जमीन है, यहाँ पर कोई वस्तु पत्थर वगैरह रखा हुआ था, ठीक, तो इसको यहाँ टिकने के लिए मान लो यहाँ तक मिट्टी था ना, तो किसी कारण बारिश वगैरह हो गया तो इसका नीचे वाला मिट्टी क्या हो गया, बह करके साइड हो गया, तो यहाँ खाई हो गया, तो ये वाला पत्थर किसके सहारे टिका हुआ था, मिट्टी के सहारे में, तो मिट्टी को बहा कर कौन ले गया, पानी। तो अब तो इसको टिकने का आधार खत्म हो गया, क्या होगा, नीचे लुढ़क कर गिर जाएगा, नीचे यहाँ आ जाएगा जमीन, समझ गया। तो वही है कि प्राकृतिक इसका जिम्मेदार हो गया, प्राकृतिक यानी कि किसने किया इसको, प्रकृति ने किया, पानी ने किया। और दूसरा है कृत्रिम, यानी कि कृत्रिम में भी मानव भी तो जिम्मेदार है ना इसका। जैसे मानव यहाँ का मिट्टी ले गया फोड़ के घर में लगाने के लिए, यानी तो रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए यहाँ का मिट्टी उठा करके ले गया, जो ऊपर का चट्टान था इसको टिकने का सहारा अब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको खाई साइड कर देगा, तो सेम वही प्रोसेस होगा, फिर से गिरेगा ये, समझ में आ गया ना। तो वही है कि प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना। अब आगे देखते हैं, आगे है ढालों की, ऊपर ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी, यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे ढाल पहले कम रहता है ना पहाड़ वगैरह में, तो पानी वगैरह पड़ने के कारण ढाल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या नहीं तो ऊंचाई में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण क्या, ऊपर रखी वस्तु नीचे गिर जाता है। उदाहरण समझो, मान लो अगर एक ईंटा पर रख किसी को खड़ा करेंगे तो आसानी से रह सकता है ना खड़ा, हाँ रह सकता है। 2 ईंटा लगा देंगे फिर भी थोड़ा सा कष्ट होगा, 2 ईंटा में 3 ईंटा लगा दो, थोड़ा सा दिक्कत होगा। मान लो 4 गो लगा दिया, 5 गो लगा दिया, देखो ऊंचाई में वृद्धि हो गया ना। अब इसमें खड़ा रहकर दिखाओ, नहीं हो पाएगा। जिसका बैलेंस बहुत अच्छा है वो तो रह सकता है, लेकिन मान लो 10 गो लगा दिया, ऊपर तक क्या को लगा दिया, 10 गो ईंटा लगा दिया, तब यहाँ खड़ा रहो, नहीं ना रह पाएगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगा ना, तो ऊपर का वस्तु नीचे गिरने का प्रयास करेगा। तो वही दिया ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी। पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार, प्राकृतिक या नहीं तो कृत्रिम भराव, जैसे कोई कहीं पर जमीन कमजोर वगैरह रहता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अंदर का जमीन क्या है, कमजोर है, यहाँ पर जबरदस्ती बिना कुछ जाने घर बनाने लगो, 2-3 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दो, क्या बिल्डिंग सीधा खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर का भार ज्यादा होगा, यहाँ का जमीन कमजोर है तो धंस जाएगा नीचे। तो वही क्या दिया हुआ है, पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अति भार, ज्यादा भार के कारण घर धंस जाएगा नीचे, ठीक है। अब अगला है अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति तथा ढाल से पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, यानी कि वर्षा के कारण भी क्या होता है, कभी कभी देखना बांध वगैरह टूट जाता है, तोड़ता है ना, तो वही दिया है कि अधिक वर्षा के कारण। अब है मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना। मूल ढाल की सतह पर क्या करना है,
पदार्थ अथवा भार का हटना। तो जो जैसे मूल ढाल हो गया, ये वाला अपना ढाल हो गया, यहाँ पर कोई पदार्थ रखा था ना, तो यहाँ सेम मतलब यहाँ तक मान लो जमीन था सीधा, यहाँ रखा हुआ था, धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना, तो अब यहाँ खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, लुढ़क कर डायरेक्ट सड़क कर नीचे आ जाएगा। तो वही दिया हुआ है, ठीक है। अब है अगला भूकंप आना। भूकंप में भी तो ऊपर रखा वस्तु नीचे गिर सकता है ना, धरती का अगर कंपन होगा तो अगला हो गया भूकंप आना। दूसरा हो गया विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन। विस्फोट मतलब ब्लास्ट वगैरह हो गया, जैसे कहीं पर अगर ब्लास्ट करेगा तो क्या होता है, कंपन होता है ना, तो ब्लास्ट के कारण बहुत सारा जमीन वगैरह खिसक जाता है, गिर जाता है, ऐसे ऐसे पहाड़ वगैरह भी हो जाता है। पत्थर को ब्लास्ट करते हुए देखा होगा, क्या जहाँ ब्लास्ट करता है वहीं का पत्थर उड़ता है क्या? ब्लास्ट के कारण, कंपन के कारण दूर दूर तक पत्थर हिल जाता है, ठीक है। या नहीं तो मशीनों का कंपन। मशीन देखा है, रोड वगैरह जब बनाएगा, देखो रोलर मशीन आता है वाइब्रेटर वाला, उसका आसपास में खड़ा रहना, पूरा जमीन को हिला देता है एकदम। देखा है कभी? हाँ देखा होगा, जहाँ नया रोड बन रहा है ना, वहां पर जाकर देखना, वाइब्रेटर के साथ उसको चलाता है, ठीक है। थोड़ा सा रोको, आगे देखते हैं। विस्फोट अथवा मशीनों के बारे में बता दिया। अब है प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई। अगर प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध कटाई करेगा तो वहां भी तो है ना वृहद संचलन का खतरा, ताकि बहुत सारा पेड़ पौधा के भरोसे मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह टिका हुआ रहता है, अगर उसको हटा देंगे तो फिर क्या होगा, वृहद संचलन होने लगेगा, ठीक है। ऊपर करो। तीव्र संचलन प्रक्रिया। आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद का तेजी से खिसकना तीव्र संचलन कहलाता है। यानी कि ढाल भूमि पर, मान लो कहीं पर भूमि जमीन इस तरह है, ठीक है, इस तरह है जमीन, मान लो इस तरह, यहाँ इस तरह जमीन ढाल था ना, यहाँ पर बोला है वनस्पतिहीन। वनस्पतिहीन मतलब यहाँ पेड़ पौधा वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ मिट्टी क्या है, खाली है, वैसे ही है। यहाँ अगर बारिश होगा तो ये मिट्टी जो है यहीं पर टिका हुआ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बारिश के कारण मिट्टी गीला होगा, गीला होने के बाद धीरे धीरे सरकने लगेगा, सब आकर नीचे आ जाएगा, समझ गया। वही दिया हुआ है तीव्र संचलन की प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया कई तरीकों से होती है, ऊपर करो। पहला है मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह से स्पष्ट है, मृदा मतलब मिट्टी, प्रवाह मतलब बहना, समझ गया। मृदा का मतलब मिट्टी और प्रवाह का मतलब बहना। जब संतृप्त चिकनी मिट्टी व गाद पहाड़ी ढालों के सहारे नीचे की ओर संचलन मृदा का प्रवाह कहलाता है। यानी कि चिकनी मिट्टी व गाद, पहाड़ी ढाल है, जैसे ढाल वगैरह इस तरह होगा ना, इस तरह, तो ढाल में जो पहाड़ी का जो ढाल है, पानी वगैरह पड़ेगा, तो पानी पड़ने के बाद मिट्टी गीला होगा और जो सरकेगा उसी को क्या बोला जाता है, मृदा का प्रवाह, ठीक है। अब है सीढ़ी बनाते हुए जब यह पदार्थ सांप की तरह नीचे खिसकता है तो यह अपसर्पण कहलाता है, ठीक है। जब सीढ़ी मतलब जैसे कि ऐसे 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 करते हुए नीचे आएगा तो इसको क्या बोलेगा, अवसर्पण, ठीक है। कीचड़ का प्रवाह। कीचड़ प्रवाह से स्पष्ट है, कीचड़ को कहीं एक जगह पर रख सकते हैं क्या? रहेगा। मान लो अगर इस तरह का जमीन है तो कीचड़ रह गया, जमीन में ऐसे ढाल कर दो तो कीचड़ यहाँ वाला धीरे धीरे सरकने लगेगा ना, यहाँ का कीचड़ सब सरक के यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, तो वही है कीचड़ प्रवाह, ठीक है। इसका परिभाषा, बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय होने से पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा अगर वर्षा होगा तो पदार्थ क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। और तेजी से कीचड़ की नदी के रूप में ढालों से घाटियों की ओर बहने लगता है। जैसे आलू बारी वगैरह में जैसे सिंचाई वगैरह जब करता है तो जहाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाता है वहाँ क्या होता है, मिट्टी वगैरह गल करके मिट्टी तो बहने लगता है, पानी का जगह में बहता है ना। तो जब मिट्टी वगैरह बहेगा, मान लो छोटा छोटा पौधा है, इस तरह छोटा छोटा पौधा है ना, और यहाँ से अगर मिट्टी तो बहने लगेगा तो क्या ये सब पौधा बचेगा? मान लो पानी आएगा तो पानी तो पौधा को साइड करके निकल सकता है, लेकिन क्या कीचड़ निकलेगा? नहीं निकलेगा। जो भी कीचड़ है सब सबको मसलते हुए जाएगा। इसलिए क्या दिया है कि कीचड़ बहुत विनाशकारी सिद्ध होता है, समझ गया। अगला देखते हैं मलबा अवधान। मलबा अवधान क्या है? यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है जिससे मलबा चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे की ओर आती है। मलबा यानी कि पत्थर का टुकड़ा जब
ढाल से नीचे की ओर सरकेगा, गिरेगा, उसी को क्या बोला जाता है? मलवा अवधान। अगला है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि जमा करना, ठीक है। जैसे अपर्दन होगा, अपर्दन, अपर्दन है, अपर्दन का है जस्ट उल्टा क्या है? निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। कि अपर्दन में क्या होता है? मिट्टी का कट करके सब बह जाता है, बहता है ना। तो अपर्दन के बाद जहां बढ़ा हुआ मिट्टी जमा होगा जिस जगह पर आकर के, उसी को क्या बोला जाता है? निक्षेपण। समझ गया? अब अगला है निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। अपर्दन का क्या है? परिणाम। अपर्दन के कारण ही निक्षेपण होता है, ठीक। ताकि जब अपर्दन होता है तो मिट्टी या जो भी पदार्थ को बहने का यहाँ रास्ता मिल जाता है। बहने का रास्ता मिलने के बाद यहाँ क्या हो जाता है? इसको ढाल में कमी या फिर जगह नहीं मिलेगा, या फिर गड्ढा वगैरह अगर मिल गया तो यही क्या हो जाएगा? सब जमा हो जाएगा, ठीक है। अब है मृदा क्या है? तो पृथ्वी का ऊपरी का जो बाहरी परत है, जैसे ये पृथ्वी हो गया ना, पृथ्वी का सतह में जो ऊपर वाला जिसमें खेती वगैरह हम लोग करते हैं, सब क्या है? मृदा, ठीक है। परिभाषा क्या दिया हुआ है? मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है। धरातल पर क्या है? जमीन पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीव जंतु तथा पौधे को पोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। जीव जंतु और पौधे सबको भोजन देने का क्षमता होता है किसके पास? मृदा के पास, ठीक। ऊपर करो। अगला है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन सा ऐसा कारक है जो मृदा का निर्माण में सहायता करता है, इसी के बारे में जानेंगे। मृदा बनता कैसे है? कौन कौन मिलकर बनाता है? हम लोग बनाते हैं क्या? नहीं। पहले कौन बनाएगा? जलवायु का योगदान। जलवायु का क्या योगदान होगा? जलवायु मूल सेल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अत्यधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। यानी कि अगर वर्षा थोड़ा सा कम होगा तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कहीं पर मिट्टी वगैरह है तो वहाँ कोई भी पदार्थ वगैरह डाल दो तो जल्दी सड़ता नहीं है, पानी डाल दो सड़ जाएगा बहुत जल्दी। तो वही क्या करता है? मिट्टी में ह्यूमस का मात्रा को बढ़ाता है वर्षा। लेकिन वही वाला अगर वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब ज्यादा वर्षा हो गया तो मिट्टी वगैरह को क्या करेगा? बहा करके ले जाएगा। तो वही है, ज्यादा वर्षा होने के कारण नुकसान भी होता है। मूल पदार्थ, जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है मिट्टी का प्रकार भी वैसा होता है। उदाहरण दक्षिण भारत की मिट्टी वहां की आधार सेलों के कारण काली है, यानी कि जिस जगह पर जैसा चट्टान मिलता है उसी जगह उसी प्रकार का मिट्टी वहां पर पाया जाता है। समझा? जैसे दक्षिण भारत का चट्टान वगैरह जैसे है ना, उसी तरह वहां का मिट्टी है। चट्टान वहां का काला है तो वहां का मिट्टी भी किस तरह निकलता है? काला निकलता है, ठीक है। अब है उच्चावच। उच्चावच यानी कि पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है। जहां पहाड़ वगैरह है क्या वहां मिट्टी मोटा होगा? कारण क्या है पता है? ताकि पहाड़ हमेशा ढाल का रूप में रहता है, इस तरह रहेगा ना। तो जब वर्षा होगा तो वर्षा होने के कारण जो भी यहाँ मिट्टी वगैरह है जमा हुआ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सबको क्या करेगा? पानी बहा करके ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो वही है कि पहाड़ी इलाकों का जो मिट्टी है पतला होगा कि मोटा? पतला होता है, ठीक है। और मैदानों भागों की मिट्टी मोटी होती है। ऊपर करो। अब है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं यानी कि जीव जंतु द्वारा क्या क्या काम किया जाता है मिट्टी को बनाने में। जीव जंतु का भी तो योगदान है ना। तो किसका किसका योगदान है? वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। मृदा को उपजाऊ बनाने में किसका किसका योगदान है? सूक्ष्म जीवों का और वनस्पति आवरण का, ठीक है। समय भी तो चाहिए ना मृदा बनने। एक दिन में मृदा बन जाएगा? नहीं बनेगा, बहुत सारा समय चाहिए उसको बनने के लिए। तो समय इसके लिए भी जरूरी है। लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होते हैं। जो मिट्टी जितना ज्यादा दिन तक में बनेगा वो मिट्टी क्या होगा? ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा उपजाऊ बनता है। समझ गया? ऊपर करो। थोड़ा सा रोको, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है?
मृदा के निर्माणकारी सक्रिय तथा निष्क्रिय कारक, यानी कि कौन कौन सा कारक सक्रिय है और कौन कौन सा निष्क्रिय है। तो पहला पढ़ेंगे सक्रिय घटक के बारे में। तो जलवायु तथा जैविक क्रियाएं सक्रिय घटक कहलाती है। जलवायु तथा जैविक क्रियाएं मतलब ये हमेशा काम करते रहेगा मृदा का निर्माण में, समझ गया। जलवायु और जैविक घटक ये सब क्या एक दिन काम करता है मृदा का निर्माण में? नहीं ना काम करेगा, रेगुलर काम करेगा रोज। उसके बाद इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती रहती है, यानी कि जलवायु और जैविक घटक जो है ना, डेली मिट्टी में कुछ ना कुछ काम होते रहेगा, ठीक है, मिट्टी का निर्माण में। इन घटकों तथा अपघटनों तथा विघटनों में होता रहता है। इसमें क्या होता है? घटकों का अपघटन तथा विघटन होते रहता है। ऊपर करो। इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में कम समय लगता है। इस घटकों में जलवायु और जैविक घटक, इसमें क्या कम समय लगेगा कि ज्यादा? कम समय लगता है, ठीक है। कि सक्रिय घटक में समय कम लगेगा और जो निष्क्रिय घटक है इसमें समय ज्यादा लगेगा। ऊपर करो। निष्क्रिय घटक यानी कि मूल पदार्थ धरातल तथा समय निष्क्रिय घटक है, यानी कि निष्क्रिय मृदा का निर्माण में निष्क्रिय घटक कौन कौन कहलाएगा? मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निष्क्रिय घटक कहलाता है। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन लाएगा नहीं लाएगा। मूल पदार्थ अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं लाएगा जब तक जलवायु वगैरह उस पर काम नहीं करेगा, जैविक क्रियाएं काम नहीं करेगा। धरातल का निर्माण अपने नहीं होगा जब तक कोई करेगा नहीं। जैसे जलवायु हो गया, वर्षा, पानी, यही सब ने धरातल का निर्माण किया है। उसके बाद समय तो लगेगा ही। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, ठीक है। ये घटक कोई क्रिया नहीं करते हैं, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। ये इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। ऊपर करो। अब है अपर्दन यानी कि प्रवाहित जल, बहने वाला जल। प्रवाहित का मतलब होता है बहने वाला जल, ठीक है। भौम जल, हिमानी, वायु, लहरों एवं धाराओं द्वारा सेलों को काटना, खुरचना और उससे प्राप्त मेलवे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपर्दन कहलाता है। यानी कि प्रवाहित बहने वाला जल, भौम जल यानी कि जमीन का अंदर का पानी, हिमानी यानी कि बर्फ का जो नदी वगैरह होता है उसको हिमानी बोला जाता है। वायु यानी कि हवा, और लहरें, पानी का लहर बोलो या समुद्र का लहर बोलो, ठीक है। और धाराएं, ये सब मिल करके क्या करता है? सब मिल करके मिट्टी को या सेल को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है बहा करके, समझ गया। तो वही वाला मिट्टी का एक जगह से दो जगह ले जाना क्या कहलाएगा? अपर्दन। मिट्टी को काट करके बहा देगा तो अपर्दन कहलाएगा। अगला टॉपिक क्या है? अब है तल संतुलन। तल का मतलब होता है जमीन का ऊपर वाला भाग। यहाँ जो है ना जमीन का जो ऊपर वाला भाग है, फिर पृथ्वी हो गया, यहाँ जमीन है तो क्या पूरा जैसे भारत का जमीन हो गया तो हर जगह एक जैसा होगा क्या? नहीं ना होगा, ऊपर खाबड़, कहीं गड्ढा तो कहीं ऊपर, तो उसी का संतुलन। तो उसको संतुलन कौन करता है? तल को संतुलन। प्रकृति ने धरातल पर कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी घाटियां बनाई है, यानी कि जो प्रकृति है उसने धरातल को कैसा बनाया है? कहीं पहाड़ बनाया है तो कहीं गहरी घाटी वगैरह, खाई वगैरह बनाया है, ठीक है। तो अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से उच्चावच के इस अंतर को कम करने को तल संतुलन कहते हैं, ठीक है। अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से जो खाई वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, ऊंचा नीचा भूमि है, उसी को कटा करके बहा करके इधर उधर करना, समतल करना, क्या कहलाता है? तल संतुलन, ठीक है। चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह का भूगोल का और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।